नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी महामहिम की। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं देश के 7वें महामहिम ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह नाम कैसे पड़ा? नाम तो जर्नैल सिंह था। किस तरह से जेल में रहते हुए अपना खुद का नाम बदल दिया था जर्नैल सिंह ने, इसके पीछे की पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन आपको बताते चले, पंजाब के फरीदकोट में जन्मा एक व्यक्ति जो मात्र 15 साल की उम्र में ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता है और उसके बाद अपनी आवाज को बुलंद करता है, जिसके बाद देश के बड़े बड़े नेताओं की नजर उसके ऊपर पड़ती है। किस तरह से नेहरू से उनकी नजदीकियां हुई, इसके पीछे की क्या है कहानी, और इंदिरा गांधी के इतने करीबी वो क्यों कहे जाते थे। लेकिन उसके पहले आपको यह भी बताते चले कि ज्ञानी जैल सिंह के ही कार्यकाल में कई ऐसे मामले सामने आए जिसने बहुत सारे विवादों को भी जन्म दिया। देश में सिख राष्ट्रपति, लेकिन उसी साल उसी वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार, देश का सिख राष्ट्रपति। लेकिन उस समय आपको बताते चले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किस तरह से सिख विरोधी दंगे भी भड़के थे। उसके बाद किस तरह से सिख संगठनों ने जर्नैल सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें कही, जिसका जवाब देना ज्ञानी जैल सिंह के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इंदिरा गांधी के इतने नजदीक रहा व्यक्ति राजीव गांधी के बहुत सारे फैसलों की खिलाफत क्यों करता है, इसके बारे में एक एक करके मैं आपको देने जा रही हूं आज जानकारी। ज्ञानी जैल सिंह की कहानी में आगे बढ़ें उसके पहले आपको बताते हैं कि ज्ञानी की उपाधि उन्हें कैसे मिली। दरअसल अमृतसर के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ मुंह जुबानी याद करने के बाद उन्हें ज्ञानी की उपाधि से नवाजा गया था। वहीं सन 1938 में जर्नैल सिंह ने प्रजामंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जो भारतीय कांग्रेस के साथ एक साथ आपस में मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी। अंग्रेजों के लिए यह सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और इसी वजह से आपको बताते चले कि 5 सालों के लिए उन्हें जेल की सजा सुना दी जाती है। और इसी दौरान जब जेल में वो बंद रहते हैं तो उन्होंने अपना नाम जर्नैल सिंह से बदलकर जेल सिंह रख लिया था। इस तरह से एक तरफ ज्ञानी की उपाधि मिली, दूसरी तरफ जैल सिंह खुद ही नाम रख लिया, तो देश भर में फिर वो ज्ञानी जैल सिंह के नाम से जाने जाने लगे। अब उनका राजनीतिक सफर क्या रहा था उसके बारे में भी आपको दे देते हैं जानकारी। आजादी के पहले ज्ञानी जैल सिंह देश को स्वराज दिलाने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन के लिए जगह जगह जुड़ते हुए चले गए। लेकिन यहां पर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, आजादी के बाद की हम बात करें तो जैल सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा वो 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहते हैं। 1962 में कांग्रेस के समर्थन से ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। इसके पहले के राष्ट्रपति के बारे में हमने जब आपको जानकारी दी थी तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से वो भी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी। और यहाँ पर एक सिख जब राष्ट्रपति बनते हैं, उनके पीछे की कहानी, वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके होते हैं। 1980 के चुनावों में ज्ञानी जैल सिंह, यहाँ पर आप देखेंगे इंदिरा गांधी के वो कितने ज्यादा करीबी रहते हैं कि 1980 के चुनावों में लोकसभा का सदस्य बनने के बाद इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट में रहते हुए गृह मंत्री उनको बना दिया जाता है। इतनी ज्यादा अपार शक्तियां उनको दे दी जाती हैं। लेकिन 1982 में जब नीलम संजीव रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश से आने वाले, हमने पिछले एपिसोड में उनकी कहानी आपको बताई थी, जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो फिर इंदिरा गांधी ज्ञानी जैल सिंह के नाम को राष्ट्रपति के तौर पर आगे करती हैं और फिर ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया जाता है, क्योंकि उस समय के जितने आंकड़े थे वो कांग्रेस पार्टी के, इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। इसीलिए ज्यादा संघर्ष ज्ञानी जैल सिंह को वोटों के हिसाब से नहीं करना पड़ा था महामहिम चुने जाने के लिए। राष्ट्रपति के तौर पर ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक वो विवादों में ही रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चलने वाला था उसके ठीक एक दिन पहले वो घंटों तक इंदिरा गांधी के सामने मुखातिब थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, दोनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन दोनों में आपस में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी उन्होंने किसी से भी साझा नहीं की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे, जिसको लेकर आज भी कई तरह के सवाल इस देश में खड़े होते रहते हैं। 31 मई 1984 को
1 घंटे से ज़्यादा इंदिरा गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। अब सवाल ये था कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर इंदिरा गांधी ने उनसे डिस्कशन किया था, किस तरह की बातचीत हुई थी, ज्ञानी जैल सिंह ने उनसे क्या कहा था, इसको लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट तौर पर बाहर नहीं आती है। आपको ये भी बताते चले कि इंदिरा गांधी के आदेश के बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है तो उसके बाद सिख संगठनों ने इस ऑपरेशन के बाद सिखों ने उनसे पद से इस्तीफा देने के लिए सीधे तौर पर कहा था। हालांकि उस वक्त उनके एक सलाहकार थे, उनकी सलाह पर हालात बिगड़ न जाएं, इस वजह से वो अपने पद पर बने रहते हैं और इस्तीफा वो नहीं देते हैं। बाद में हरिमंदिर साहिब की बेअदबी और निर्दोष सिखों की हत्या पर अपनी निष्क्रियता के लिए माफ़ी मांगने और समझाने के लिए अकाल तख्त के सामने उनको बुलाया जाता है, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो अलगाववादी सिख थे उनको लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, फिर राजीव गांधी का वो बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और हम सब ने देखा था कि किस तरह से उस दौर में सिखों के विरुद्ध नरसंहार भी हुआ था, जिसको लेकर उस दौर के नेताओं पर कई तरह के सवाल आज भी खड़े होते हैं। इसी वजह से उन्हें माफ़ी मांगने के लिए और समझाने के लिए अकाल तख्त के सामने बुलाया गया था। ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में ही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे। इससे आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के हाथों में देश की बागडोर आ जाती है, लेकिन राजीव गांधी के साथ संबंध बहुत अच्छे ज्ञानी जैल सिंह के नहीं रहे। यहाँ तक कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर राजीव गांधी से इतर जाकर वो खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्णय लेते रहे। पीछे मुड़कर देखें तो राजीव गांधी से मनमुटाव की एक खबर लगातार उस दौर में अखबारों की सुर्खियां बनती थीं। उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपको बताते चले, भारतीय डाक विधेयक, जिसके अंतर्गत निजी पत्रों को आदान प्रदान करने पर आधिकारिक सेंसरशिप लगाने का प्रावधान लागू किया जा सकता था। बहुत कठोर अलोकतांत्रिक विधेयक को पास ना करने पर ज्ञानी जैल सिंह का राजीव गांधी से उस दौर में मनमुटाव हो गया था। बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह नहीं माने। हालांकि इस विधेयक पर अपने विशेषाधिकार पॉकेट वीटो का उनकी ओर से प्रयोग कर इसे पास ना करने पर नागरिकों की प्रशंसा जरूर मिली थी, लेकिन ये माना जाता है कि उस दौर में इस कदम को लेकर एक तरफ जहां ज्ञानी जैल सिंह की तारीफ हो रही थी, तो वहीं राजीव गांधी की लोकप्रियता पर इसने सीधे तौर पर असर डाला था। और फिर धीरे धीरे करके अगर कांग्रेस कमजोर होती हुई चली गई तो माना गया कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका इसकी भी रही, क्योंकि राजीव गांधी की सीधी छवि इससे प्रभावित हुई थी। आपको बता दें, इसी वजह से राजीव गांधी के साथ उनका मनमुटाव समय समय पर लगातार क्वेश्चनेबल भी था और सवाल भी खड़े होते थे कि इंदिरा गांधी का इतना करीबी व्यक्ति, जिसको उन्होंने देश का गृह मंत्री बनाया, जिसको राष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित किया, वो व्यक्ति इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी से कई ऐसे मामलों में बिल्कुल अलग और अलहदा न सिर्फ टिप्पणियां किया करते थे, बल्कि इसके साथ ही साथ खुद अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। इंदिरा गांधी को लेकर उनकी ओर से क्या बातें कही गई थी बिल्कुल आखिरी में, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, अब उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। राष्ट्रपति चुने जाने के वक्त ज्ञानी जैल सिंह की ओर से जो टिप्पणी की गई थी वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अपने नेता के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण। इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रपति बनाने का उन्हें फैसला किया तो उन्हें लेकर ज्ञानी जैल सिंह की ओर से कहा गया कि अगर मुझे मेरी नेता कहती तो मैं झाड़ू लगाने और नौकर बनने के लिए भी तैयार था, लेकिन उन्होंने तो मुझे देश का राष्ट्रपति बना दिया और इसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसे थे देश के 7वें महामहिम ज्ञानी जैल सिंह।